Uh, so, friends, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, we are starting with our second session of season 2 of MSR Nurses Training Certificate course. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में मैं आपको नर्सेस का इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा शुरू में, और उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग के बारे में आपको काफी कुछ बताऊंगा। अब आप मुझे पूछोगे कि हिस्ट्री टेकिंग में हमारा क्या रोल है और हिस्ट्री टेकिंग हमने क्यों करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री टेकिंग यदि आप अच्छे से समझ लो तो उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप हिस्ट्री टेकिंग में क्लिनिक में क्लिनिक में आप मदद कर सकते हो, हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति जिसको आईवीएफ की जानकारी है वो कर सकता है। ऐसा तो नहीं है जैसे ओवम पिकअप डॉक्टर ने करना चाहिए, एनेस्थेशिया एनेस्थेटिस्ट ने देना चाहिए। नर्सेस का काम है सब प्रोसीजर में असिस्ट करना, उनके जो रोल्स है वो डिफाइंड है। लेकिन हिस्ट्री टेकिंग एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा एरिया है जिसमें आप ज़रूर काम कर सकते हो, और यदि आप उसमें काम करो तो आपको शुरू से पेशेंट के प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं और उसको कैसे ट्रीट करना है इसका अंदाज़ा भी आएगा, और ये आपको आईवीएफ का ज्ञान और आईवीएफ का नॉलेज बढ़ाने के लिए भी काम आएगा। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री टेकिंग की जानकारी। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज लुई ब्राउन, मैंने लास्ट टाइम आपको लुई ब्राउन के बारे में बताया, और कैसे स्टेप्टो और एडवर्ड्स ने मिलके लुई ब्राउन का जो आईवीएफ किया और उससे लुई ब्राउन का जन्म हुआ। ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। अभी आज लुई ब्राउन 46 ईयर्स की हो गई है, मतलब आईवीएफ को 45 साल हो गए हैं। और आईवीएफ के 45 साल के इस अवसर पर हमारा काम है कि हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ अपनी जिम्मेवारी समझें, और वक्त आ गया है कि आपकी पहचान आपको बनानी है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, क्योंकि जब तक आप आपकी पहचान नहीं बनाओगे तो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। और आपको यदि खुद को नोटिस करना है तो आपको इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी भी लेनी पड़ेगी और पैशन के साथ काम भी करना पड़ेगा। आप सबको स्टेप्टो और एडवर्ड के बारे में मैंने लास्ट टाइम जानकारी दी, लेकिन किसी ने मुझे ये सवाल नहीं किया कि सर, इन एडवर्ड और स्टेप्टो के साथ में जो नर्स थी उसका नाम क्या था। क्या मेरे को किसी ने पूछा? क्यों नहीं पूछा? आप सब लोग नर्सिंग स्टाफ हो, आप सब लोग नर्सेस पैरामेडिकल काम करते हो और आपका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपके मन में विचार आया, किसी के मन में विचार आया क्या कि कौन सी नर्स थी जिसने स्टेप्टो और एडवर्ड्स को असिस्ट किया होगा? ऐसा विचार आया लास्ट टाइम? किसके मन में आया? आप मुझे बताओ कि हाँ मेरे मन में आया था, ऐसा किसी ने सोचा था? सोचा होगा तो मुझे बताओ। नहीं सोचा? किसी ने नहीं सोचा? तो एक्चुअली क्या हुआ, सालों तक ये सिस्टर का, ये नर्स का नाम किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, और वो लोग उसको भूल गए थे। और फिर क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद लोगों को लगा कि अरे इस ग्रुप की नर्स कौन थी। तो उसमें एक्चुअली एक जो एडवर्ड थे जिन्होंने आईवीएफ किया, उन्होंने एक खत लिखा था, और वो खत में उन्होंने लिखा था कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें आईवीएफ के बारे में एक बहुत अच्छा तुमने प्लाग बनाया है, उसमें सब इनॉग्रेशन हुआ, ये सब हुआ। उसमें वो खत में उसने लिखा था कि उसके साथ एक नर्स का भी नाम है जो आपने लिखा नहीं है, आप भूल गए हो,
कृपा करके वो नाम लिखिए। और ये खत कहीं तो भी गायब हो गया। फिर कुछ साल के बाद, यानी कुछ साल के बाद यानी अभी एक 3-4 साल पहले, डॉक्टर जहीर चौहान करके इंग्लैंड में जहाँ ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये डॉक्टर जो है ये मेयर है उस जगह के। तो ये मेयर जो है, इन्होंने ये खत को उनको ये खत मिला। और जब ये खत खत मिला तो उनको समझ में आया कि जीन पर्डी नाम की एक नर्स थी जो एम्ब्रियोलॉजी का भी काम करती थी और एडवर्ड सर को असिस्ट करती थी। तो क्या नाम है वो नर्स का? जीन पर्डी। तो जीन पर्डी का नाम जब उस मेयर को पता चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम सम्मान इसको दिया जाए, क्योंकि ये जीन पर्डी अभी नहीं है दुनिया में। इनफैक्ट काफी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, 39 के एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब वो उनकी डेथ हुई उसके पहले उन्होंने आईवीएफ में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 किताबें भी लिखी है आईवीएफ के बारे में। इतनी वो इंटेलिजेंट और होशियार नर्स थी। उनका नाम था जीन पर्डी। तो ये देखो फोटो। ये फोटो जो है ये डॉक्टर जहीर चौहान है, जो एक्चुअली ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट नर्स का नाम का प्लाक का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। देखा आपने? तो ये डॉक्टर जहीर चौहान ने किया। और ये अभी कोविड के कारण काम कार्यकाल में हुआ, मतलब 2022 या 23 में कभी तो भी उनका सम्मान किया गया। देखो इतने साल हो गए, 45 साल, लेकिन किसी ने सिस्टर के बारे में सोचा नहीं कि कौन नर्स थी जिसने ये आईवीएफ का काम किया। तो ये मेयर है, इन्होंने इनको सम्मान देने का काम किया। और उन्होंने बोला इट वॉज अ हिस्टोरिक इंजस्टिस एंड आई वांटेड टू रेक्टिफाई इट। इट वॉज अ इंजस्टिस टू द नर्स एंड दैट नर्स इंजस्टिस टू द नर्स हैज बीन रेक्टिफाइड नाउ। सो आखिर में इनको सम्मान मिला, तो तालियां बजनी चाहिए। इसलिए इसलिए कि क्यों ना हो, आज के तारीख में जिन पर्डी को सम्मान मिला है, और इसी तरह आप सबको भी सम्मान मिलना चाहिए, आपका भी नाम आना चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से काम करना चाहिए। अभी कुछ स्टडीज हुई है, जिस स्टडीज में लोगों ने जानने की कोशिश की नर्सेस को कितना नॉलेज है और कितना ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इन स्टडीज में एक बात पता चली कि नर्सेस को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और आवश्यकता जरूर है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। और इसी कारण हम लोग यहाँ पे आज जमा है, इकट्ठा हुए हैं और एकत्रित हुए हैं। और हम लोग ये क्लास और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि नर्सेस को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जो इन्फर्टिलिटी में प्रैक्टिस करते हैं उनको भी जरूरत है, और नहीं करते उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये इन्होंने एक स्टडी किया, उसमें उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि नर्सेस के अलग अलग प्रकार है। कोई नर्स एएनएम रहती है, कोई जीएनएम रहती है, कोई बीएससी रहती है, कोई एमएससी रहती है, कोई पीएचडी रहती है। ये पूरे नर्सेस के अलग अलग लोगों को उन्होंने पूछा कि आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है, आईवीएफ के बारे में। तो उसमें काफी लोग थे जिनको नॉलेज था, काफी लोग थे जिनको नॉलेज नहीं भी था, लेकिन जो सीनियर नर्सेस थे उनको नॉलेज अच्छा था। तो फिर उन्होंने ऐसा स्टडी में बोला कि जो सीनियर नर्सेस है उन्होंने ये नॉलेज सबको देना चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग नर्सेस को देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। ट्रेनिंग तो है, लोगों को मालूम है, लेकिन थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। इसलिए और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और फिर और एक स्टडी हुई। इस स्टडी में लोगों ने देखा कि नर्सेस जो आईवीएफ नहीं करते, इनको आईवीएफ के बारे में क्या जानकारी है। तो उसमें ऐसा पता चला कि काफी नर्सेस जो आईवीएफ नहीं करती, जैसा अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि अपने यहाँ पे सब लोग नर्सेस जो है आईवीएफ करने वाले नर्सेस है, लेकिन जो आईवीएफ नहीं करते उनको जब पूछा गया तो उन्होंने काफी कुछ ऐसे आंसर्स किए जिससे कि एक्चुअली ऐसा लगता है कि इनको कुछ आईवीएफ के बारे में जानकारी नहीं है। और ऐसे ऐसे जवाब दिए उन्होंने कि अपने को जरूरत है कि उनके जो मिसकंसेप्ट्स है, जो रॉन्ग आइडियाज लोगों के दिमाग में बैठी है आईवीएफ के बारे में, इसको भी दूर करना जरूरी है। और ये काम आप नर्सेस जो आईवीएफ में काम कर रहे हैं वो कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि आईवीएफ ये अच्छी टेक्निक नहीं है। इसमें बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनमें कोई तो भी खराबी होती है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि आईवीएफ बहुत महंगा है। अभी एक्चुअली आईवीएफ दिन ब दिन सस्ता होते जा रहा है, क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज में भी आईवीएफ होने लगा है। फिर इसमें कुछ लोगों ने बोला कि आईवीएफ जो है इससे
लड़का लड़की समझ में आ जाता है। यदि आपको किसी ने ऐसा बोला तो आपको उनको तुरंत जवाब देना है कि आईवीएफ से लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है। और गर्भ जल परीक्षा, गर्भ निदान, ये बहुत बड़ा अपराध है, कानूनन अपराध है। इतना बड़ा अपराध है कि आपको, यदि आपने ये काम किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और ये लोगों के, समाज के लोगों के और इवन नर्सेस के भी दिमाग में डालना जरूरी है कि आईवीएफ से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता और आईवीएफ का सेक्स सिलेक्शन से का कोई संबंध नहीं है। और ये आपको बिल्कुल हमेशा लोगों को बताना है कि आईवीएफ से सेक्स सिलेक्शन नहीं होता। प्लीज आईवीएफ और लड़का लड़की के बारे में मत सोचो। जो होगा अच्छा होगा, अपना जैसा होगा वैसा होगा, इसमें लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं है। और ये चीज आपको भी पता रहनी चाहिए और आपको ये समाज में सबको बताना है कि आईवीएफ से हम लोग लड़का लड़की के लिए आईवीएफ नहीं करते। हम आईवीएफ सिर्फ जिनको बच्चे नहीं है, निस्संतान लोगों के लिए, निस्संतानों को संतान देने के लिए ये ट्रीटमेंट है। इसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी यदि आप आईवीएफ में और इनफर्टिलिटी के केसेस में इंटरेस्ट रखते हो, ये फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप लोगों को कुछ चीजें जरूरी है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आप देखो। जैसे कुछ नर्सेज रहती है जिनको किसी के भी बारे में एम्पति रहती है। जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, एम्पति का मतलब है, यदि आप रास्ते से जा रहे हो और कोई साइकिल से जा रहा है आदमी और वो गिर गया, तो हम लोग बोलते हैं अरे अरे बेचारा गिर गया, और आगे चले जाते हैं। इसको बोलते हैं सिंपथी। इन्हें बेचारा गिर गया, ये सिंपथी। लेकिन यदि आपने रुक के वो जो आदमी गिर गया उसको उठा के पानी पिला के उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो उसको बोलते हैं एम्पथी। एम्पथी का मतलब है उसकी जगह पे जाके उसको समझना। और यदि एम्पथी, ये भावना आपके मन में है, तो आप आईवीएफ अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आईवीएफ में जो पेशेंट्स आते हैं वो बेचारे सब बहुत डिप्रेस रहते हैं, और उनको उनके दुख को समझना, उनके दुख को जानना, उनको अच्छे से बात करना, पेशेंस रखना, उनके हमेशा चेहरे पे आपके स्माइल रहना चाहिए जब हम लोग पेशेंट से बात करते हैं। उनको सुनना चाहिए, क्योंकि यू शुड बी अ गुड लिसनर। नॉट ओनली यू शुड टेल पीपल, यू शुड लिसन टू देम। इफ यू आर अ गुड लिसनर, देन यू बिकम अ गुड नर्स। बिकॉज जो अच्छे से सुनता है तो वो फिर अगले को अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर सकता है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरी बात तो सुनो, आप तो अपनी बात करते जा रहे हैं। तो लोगों की सुनना भी जरूरी रहता है, तो उनको सुनना भी है। और हमेशा जेंटल अप्रोच रखना है, बहुत केयरफुली करना है, अच्छे से काम करना है। तो यदि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, यदि आपको लोगों के लिए संवेदना है और लोगों के दुख के लिए आपको यदि एम्पति है, तो आप जरूर अच्छे नर्स बनोगे। अभी जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आपको पेशेंट्स के साथ अच्छा रैपो रखना जरूरी है। मतलब यू शुड नो देयर नेम्स, यू शुड नो कि आपको इसको क्या प्रॉब्लम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से गांव से आ रही है। एट द सेम टाइम पेशेंट को इंजेक्शन लगाना सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पेशेंट को किसका लगता है, इंजेक्शन लगाने से लगता है। इसलिए इंजेक्शन में आपको बहुत अच्छा रहना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स रहते हैं, उनसे शांति से बात करना है, तो वही वही सवाल करते हैं। फिर कभी कभी अपन चिढ़ जाते हैं, अरे वही सवाल क्या बार बार कर रहे हैं। लेकिन अपन ये सोचना चाहिए कि अरे वो लोग भी टेंशन में हैं, इसलिए वो एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी समझना जरूरी है। फिर यदि पेशेंट पॉजिटिव आए तो वो आपके पैर पड़ेंगे, बोलेंगे अरे आप तो भगवान हो, आपने मुझे इतना अच्छा इंजेक्शन लगाया, देखो मेरे को प्रेगनेंसी रह गई, आपके सर भी अच्छे, आपकी मैडम भी अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन निगेटिव रिजल्ट आया, तो निगेटिव रिजल्ट वाले एकदम चिढ़ जाते हैं। चिढ़ते हैं कि नहीं चिढ़ते? कभी कभी आपको डांटने लगते हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करते। तो इस सिचुएशन में आपको जरूरी है कि आपको अच्छे से उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि वो चिढ़े इसलिए अपन ने नहीं चिढ़ना है। वो चिढ़ने का उनका बेचारे स्वाभाविक है। उनको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो पैसा खर्चा करते हैं, उनके मन में टेंशन रहता है और निगेटिव आता है, तो वो बेचारे इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में शांति रखनी है और उनको समझना है, उनको बोलना है कि नहीं हम समझ सकते हैं आपकी बात, लेकिन हमारी तरफ से हमने कोई गलती नहीं की, हमने अच्छे से काम किया। थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है। इस तरीके से दैट इज हाउ यू हैव टू टॉक टू देम, दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। एंड ब्रेकिंग द बैड न्यूज, ब्रेकिंग द बैड न्यूज मतलब निगेटिव रिपोर्ट बताना उनको, ये एक स्किल है। और ये स्किल आपको धीरे धीरे सीखनी है। डॉक्टर पद्मा रेखा जिरगे मैडम काउंसलिंग पे आपका लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं,
और उसमें वो आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि काउंसलिंग कैसा करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, जैसे मैंने आपको आईवीएफ के बारे में, एआरटी एक्ट के बारे में बताया, तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों क्लिनिक में आप काम कर सकते हो, क्योंकि उस दोनों क्लिनिक में नर्स की आवश्यकता रहती है। और आप हिस्ट्री टेकिंग भी ले सकते हो। अब हिस्ट्री टेकिंग पे अपन आते हैं, अभी अभी अपन चालू करेंगे आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हिस्ट्री टेकिंग आपको लेना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा इस सवाल का आंसर है आना ही चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग यदि आपको अच्छे से समझी तो आपको पेशेंट का पूरा आइडिया आ जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, पूरा आइडिया आपको आ जाएगा। समझ गए? उसके बाद आपको सिर्फ आईवीएफ पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेना है, आपको कोई भी पेशेंट जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनकी हिस्ट्री लेना है, मतलब इनफर्टिलिटी के सभी पेशेंट की हिस्ट्री लेना आपको आना चाहिए। और जब हिस्ट्री आप लेते हो तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी हिस्ट्री सॉफ्टवेयर में लेते हैं, बराबर है ना, सॉफ्टवेयर में रहती है ना। तो सब कंप्यूटर, आपको बेसिक कंप्यूटर आना जरूरी है। तो यदि आप में से किसी को कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कंप्यूटर का क्लास लगाइए, क्योंकि अभी फ्यूचर इज कंप्यूटर्स। जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो इंसान एकदम पीछे रह जाएगा, तो आपको कंप्यूटर सीखना जरूरी है। इसके साथ साथ यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आप इंग्लिश नहीं अच्छे से समझता है आपको तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेसिक इंग्लिश का नॉलेज, यू शुड बी एबल टू टॉक एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड यू शुड बी एबल टू राइट हिस्ट्री इन इंग्लिश ऑल्सो। ऑफ कोर्स मराठी में या हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में भी आप हिस्ट्री ले सकते हो, लेकिन इंग्लिश का ज्ञान बहुत जरूरी है, कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है और सॉफ्टवेयर का ज्ञान जरूरी है। सॉफ्टवेयर में भी आपको एंट्री करता आना चाहिए। जब पेशेंट पहली बार आपके पास आते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो जो आपकी रूम है वो रूम साउंड प्रूफ रहनी चाहिए, ताकि बाहर के लोगों को पता ना चले कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। दूसरा इन्हें मतलब प्राइवेसी चाहिए। दूसरा इन्हें आपको ऐसा, यूजुअली ऐसा रहता है कि कपल दोनों साथ में आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कपल साथ में यदि आते हैं तो फिर दोनों के साथ आप अच्छे से चर्चा कर सकते हो। आपको सबसे पहले उनको ग्रीट करना है, नमस्ते बोलना है, ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, जैसे भी पेशेंट आते हैं गुड आफ्टरनून बोलना है, उनको ग्रीट करना है। और उनको पहले तो पानी देना है, पानी पीते क्या पूछना, और उनको कंफर्टेबल करना और आपका नाम बताना। उनको बोलना कि मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम यशोधरा है या मेरा नाम कविता है या मेरा नाम सविता है, और मैं यहाँ की नर्स हूँ और मैं आपकी हिस्ट्री लेने के लिए यहाँ आई हूँ। ऐसा करके आपका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ये बात जरूरी है कि आपको हैंड वॉश करना जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी काम को शुरू करते हैं तो हैंड वॉश करके ही काम करना, ताकि हाइजीन का उनको भी इम्पोर्टेंस है, अपने को भी हाइजीन का इम्पोर्टेंस रखना है। और फिर आपको हिस्ट्री लेना चालू करना है। और हिस्ट्री जब लेते हैं तो आपको एम्पति के साथ हिस्ट्री लेना है, और पेशेंट को में इंटरेस्ट दिखाना है कि इसको उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, सब चीजें बराबर पूछनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, खुद को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद हैंड वॉश करके बैठना है, या फिर आपके पास एटलीस्ट स्टरीलियम चाहिए ताकि आपके हाथ अच्छे रहे। और फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेबल ड्रेस भी रहना चाहिए, जैसे आपका जो यूनिफॉर्म है जो आप हॉस्पिटल में पहन रहे हो उस यूनिफॉर्म में आपको बैठना है। और फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, और फिर कपल को बोलना है कि हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसा करके आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे करना, अभी आप लोग आपके जो सर और मैडम लोग हैं उनसे आप सीख सकते हो, ऐसे सीखते होगे कि वो कैसे बात करते हैं पेशेंट से। तो पेशेंट से बात करते वक्त हमेशा उनको कंफर्टेबल रखना चाहिए। तो उनको पूछ सकते हैं कि आप कौन से गांव से आए हो, कैसे आए हो, ट्रेन से आए कि बस से आए कि फ्लाइट से आए हैं। फिर थोड़ा सा इसके बारे में बात करना है कि अभी आज गर्मी बहुत है या ठंडी बहुत है, आज का वेदर कैसा है। फिर उसके बाद आप जब भी बात कर रहे हो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए। और फिर आप पेशेंट जो लड़की जो है उसको पूछ सकते हो कि तेरा मायका कहाँ का है। अब ये मैं हमेशा पूछता हूँ, ये एक क्वेश्चन है जो लड़कियों को बहुत कंफर्टेबल करती है। आप में से जितने भी शादीशुदा लड़कियां हैं, आपको मालूम होगा कि किसी ने आपको बोला कि आपका मायका कहाँ का है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा, बराबर है ना। क्योंकि मायके की जब बात होती है तो हर लड़की को खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो इसलिए पेशेंट को पूछना उसका मैका कहाँ का है, वो कौन से गांव की है, यदि आप उस गांव के होंगे तो उसके गांव के बारे में बात करना, तो उसको अच्छा लगेगा और वो खुश हो जाएगी।
फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछने हैं। एक क्वेश्चन रहता है ओपन क्वेश्चन और दूसरा रहता है क्लोज क्वेश्चन। अब ओपन क्वेश्चन मतलब कैसा है कि एक शुरू करना है कि देखो आपको शादी को 4 साल हो गए, तो आपका क्या प्रॉब्लम है, 4 साल से आप प्रेगनेंसी नहीं ट्राई कर रहे कि 1 साल से ट्राई कर रहे कि 2 साल से ट्राई कर रहे। ये हो गया ओपन क्वेश्चन। फिर कभी कभी आपको ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ता है जो क्लोज क्वेश्चन रहता है, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन, एकदम एकदम ऐसा डायरेक्ट पूछना है। जैसे किसी 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 को आप ऐसा क्वेश्चन रहते हैं जो आप ज्यादा अच्छे से बोल नहीं सकते, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। जैसे कितने बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, हफ्ते में 2 बार करते हो कि हफ्ते में 3 बार करते हो। कुछ लोग रहते हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं, कोई रहता है जो आर्मी में रहते हैं, कोई पेशेंट रहते हैं जो जिनका टूरिंग का जॉब रहता है, तो वो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उस वक्त वो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रख सकते। तो आपको लीडिंग क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने हैं, जैसे हफ्ते में कितने बार आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। या फिर आप ऐसा भी पूछ सकते हो कहीं आप कंडोम तो यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो कंडोम्स यूज कर रहे हैं, फिर कंडोम यूज करने से बच्चा तो नहीं होगा, फिर आपको वो बंद करना पड़ेगा। कुछ लोग रहते हैं जो जेल यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन के जेल जो रहते हैं उससे भी कभी कभी स्पर्म्स अंदर नहीं जाते। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे उनको सवाल करना है। उसके बाद हर वक्त जब अपन क्वेश्चन करते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन होने के बाद थोड़े दिन के दौर के लिए रुकना है और बोलना है कि हमने अभी तक इतनी इतनी बातें की, अभी हम लोग आगे की बातें करेंगे। जैसे अपन समझ लो हिस्ट्री ले लिया, पेशेंट को पूछा कि आपके पीरियड्स कैसे आते हैं। फिर पीरियड्स के बारे में पूछने के बाद आपने उसको पूछा कि आपको बच्चे कभी प्रेगनेंसी रही थी क्या, कभी एबॉर्शन की हिस्ट्री है क्या। ये सब पूछने के बाद फिर आप रुकोगे, थोड़ा पॉज देंगे, बोलेंगे अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं, अभी मैं आपको अगला सवाल करने वाली हूँ। ऐसे करके फिर आगे के सवाल पे जाना। अब जो हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, उसमें कुछ हिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि जो अपने पास पेशेंट आते हैं ना, वो पेशेंट्स का बहुत बड़ा कभी कभी प्रॉब्लम रहता है। एक पेशेंट आती है जिसको 6 अबॉर्शन हो चुके हैं। एक पेशेंट आती है उसको 2 बार एक्टोपिक हो चुका है। एक पेशेंट रहती है उसको बेचारी का पहले हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया और दूसरा शादी कर लिया। अब दूसरे शादी करने से उसका और टेंशन बढ़ जाता है कि अब सेकंड मैरिज हो गया मेरा, मेरी एज बढ़ गई है। तो ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में या ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में आते हैं। तो उसमें आपको पेशेंट के बारे में, एबॉर्शन के बारे में पूछना है, कभी प्रेगनेंसी रही थी क्या ये पूछना है, कभी प्रीटर्म डिलीवरी हुई क्या ये पूछना है। किसी किसी पेशेंट को एक बच्चा रहता है, फिर 5 6 6 साल हो गए दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए वो आते हैं, उसको अपन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनको बच्चे कितने हैं, एबॉर्शन कितने हुए, ये पहले पूछना है। फिर उसके बाद हम लोग पूछेंगे उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम लोग क्या पूछते हैं कि पीरियड्स कैसे आते हैं। अभी मैं आपको पीरियड के हिसाब से प्रॉब्लम कैसे रहता है मैं आपको समझा के बताता हूँ। जैसे आप हिस्ट्री में अपन पूछते हैं कि पीरियड्स कैसे आते हैं, तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि लास्ट पीरियड कब आया था, आखिरी पीरियड कब आया था, बराबर है ना। ये पूछते हैं ना कि आखिरी पीरियड कब आया था। और फिर पीरियड्स बराबर रेगुलर आते हैं कि नहीं आते, ये पूछते हैं। क्योंकि किसी किसी को पीरियड्स रेगुलर आते हैं, किसी किसी को 2 2 3 3 महीने तक पीरियड नहीं आते, किसी किसी को 15 दिन में पीरियड आ जाते हैं, किसी किसी को पीरियड का पेट में बहुत दर्द होता है। तो ये सब चीजें जब हम लोग पूछते हैं, तो पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि आपको पीसीओ के पेशेंट, पीसीओ के बारे में आपको सुना है, अपने पीसीओ के पेशेंट रहते हैं, मालूम है आपको पीसीओ के पेशेंट। तो पीसीओ के पेशेंट में क्या रहता है, उनको ओबेसिटी रहती है, किसी किसी को उनको हिर्सुटिज्म रहता है, थोड़ा सा हेयर ग्रोथ रहती है। और ऐसे पेशेंट्स को पीरियड्स 2 2 3 3 महीने तक आते ही नहीं है। तो पीसीओ के पेशेंट्स को पीरियड्स लेट आते हैं। आजकल एक नई समस्या आ गई है, एएमएच लो होने लगा है, मालूम है ना आपको। लो एएमएच का प्रॉब्लम बढ़ गया है, मालूम है आपको। जिनका पेशेंट का हार्मोन्स के लेवल एकदम लो हो जाते हैं, 30 साल की उम्र रहती है और एएमएच 0.5 हो जाता है। ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनका पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी आता है, जैसे 15 दिन में आ जाता है। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको एंडोमेट्रोसिस रहता है। एंडोमेट्रोसिस के बारे में सुना है आपने। एंडोमेट्रोसिस ये बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग होता है, यूट्रस के अंदर के साथ साथ यूट्रस के बाहर भी ब्लीडिंग होता है। ऐसे पेशेंट में पीरियड के वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको एकदम पीरियड बहुत कम जाते हैं और स्कैंटी ब्लीडिंग, स्कैंटी मेंसेस हो गए तो टीबी की समस्या हो सकती है। टीबी के इसमें पेशेंट्स के पीरियड बहुत कम हो जाते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, पीरियड एकदम कम हो जाते हैं। लेकिन यदि पेशेंट के पीरियड 28 दिन में बराबर आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि इसका सिस्टम अच्छे से चल रहा है। मतलब पीरियड्स यदि 28 दिन में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो पीरियड्स की हिस्ट्री के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है,
और पेशेंट का डायग्नोसिस आपके मन में फिट हो जाएगा कि अरे ये पेशेंट को पीरियड लेट आ रहे हैं, इसका मतलब शायद इसको पीसीओ है। अरे ये पेशेंट को जल्दी पीरियड आ रहे हैं, इसका मतलब शायद इसका हार्मोन लेवल कम हो रहा है। अरे ये पेशेंट को पीरियड का दर्द होता है, इसका मतलब शायद इसको एंडोमेट्रियोसिस है। और इसका पीरियड रेगुलर है, इसका मतलब शायद इसका सब सिस्टम बराबर चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको आइडिया आ जाती है। फिर हम लोग सेक्सुअल हिस्ट्री में जाते हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी किसी को क्या होता है कि टूरिंग वाला जॉब रहता है, या कोई आर्मी में रहता है, या कोई कभी कभी मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, इनको कांटेक्ट रखना पॉसिबल नहीं रहता, और उसके कारण उनको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत होती है। कोई कोई कपल रहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि उनको कांटेक्ट के लिए टाइम नहीं रहता। तो ये भी आपको पूछना पड़ेगा डायरेक्ट क्वेश्चन लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्राइवेसी वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा किसी किसी को लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन कैसे पूछना, तो आपको ये सब पूछना पड़ेगा कि इंटरकोर्स कैसे होता है, क्योंकि उससे भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है। कुछ पेशेंट आजकल ऐसे भी रहते हैं जिनका इंटरकोर्स होता ही नहीं है। आपने देखा होंगे कुछ पेशेंट जिनको बहुत पेट पेन होता है, और पेन के कारण वो इंटरकोर्स अलाउ ही नहीं करते। कभी कभी हस्बैंड को इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं उसको। अब इरेक्शन का प्रॉब्लम होने की वजह से पीरियड कांटेक्ट ही नहीं रहता, और कांटेक्ट नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रहेंगी। लेकिन ये कपल जो रहते हैं शर्माते हैं, काफी बार ये बताना नहीं चाहते। तो आपको थोड़ा सा पूछना है कि कांटेक्ट बराबर होता है कि नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हस्बैंड को पूछना है, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इरेक्शन का। वाइफ को पूछना है, उसको कुछ पेन का प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको इंटरकोर्स ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको बच्चे नहीं हो रहे, बेसिक में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें आपको सेक्सुअल हिस्ट्री में पूछनी है। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन भी पूछना है। इन्फेक्शन आजकल अभी जैसे अपने इंडिया में क्या है कि टीबी की बीमारी बहुत कॉमन है, और टीबी की समस्या बहुत कॉमन है। उसी के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम इंडिया में बहुत कॉमन है। फंगल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं अपने इंडिया में। क्यों रहते हैं? क्योंकि अपना एटमोसफियर जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड रहता है, गर्म रहता है। तो गर्मी और ह्यूमिड के कारण इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। इसलिए अपने यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस, टीबी के इन्फेक्शंस काफी कॉमन है। इसलिए आपको हिस्ट्री में ये भी पूछना है कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ है क्या, आपको कभी टीबी हुआ था क्या, या अभी आपका कभी फैमिली में किसी को टीबी है क्या, ये भी पूछना है। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मालूम है आपको? मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब है पीरियड के वक्त आप हाँ। बराबर पैड बदलना है, आपको नीचे की जगह क्लीन रखनी है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। इन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी देनी है, और ये भी बताना है, क्योंकि होता है क्या है कि यदि इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में ब्लॉक हो सकता है, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इन्फेक्शन की जानकारी भी लेनी है, इसलिए हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। फिर आपको शायद मालूम होगा कि रूबेला का वैक्सीन रहता है, एक रूबेला का वैक्सीन मालूम है आपको? रूबेला का वैक्सीन, कुछ पेशेंट बोलते हैं हमने रूबेला का वैक्सीन लेके आए। तो रूबेला का वैक्सीन यदि किसी ने लिया है, तो इस सिचुएशन में एक्चुअली 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रखनी चाहिए। कब तक नहीं रखनी चाहिए? 3 महीने तक नहीं रखनी चाहिए। और ये भी चीज आपको मालूम रहनी चाहिए कि रूबेला के वैक्सीन के साथ 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रखनी है। ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री मतलब क्या? अभी देखो, मैं आपको एक हिस्ट्री बताता, एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक पेशेंट आई, और वो पेशेंट को एक लड़की थी, और उसको दूसरा बच्चा चाहिए था। वो बोले सर मैं 5 साल से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को बच्चा ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप थोड़ा देखो। फिर मैंने सोनोग्राफी किया, तो मेरे को सोनोग्राफी में क्या दिखा मालूम है? उसकी यूट्रस के अंदर कॉपर्टी थी। फिर मैंने उसको पूछा तेरे यूट्रस के अंदर कॉपर्टी है, तेरे को मालूम है क्या? बोले सर मेरे को तो मालूम ही नहीं है। फिर ऐसे पता चला कि कभी कभी क्या होता है, एक पीएनसी प्रोग्राम रहता है, जैसे मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी होने के बाद तुरंत कॉपर्टी डाल देते हैं। तो उसको डिलीवरी के बाद तुरंत कॉपर्टी डाली थी, और वो भूल गई कि कॉपर्टी डाली है। और फिर वो आई विथ हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रॉपर्टी निकाल दी, दूसरे महीने में उसको प्रेगनेंसी रह गई। देखो कितना सिंपल है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के प्रॉब्लम की वजह से भी पेशेंट को मालूम ही नहीं रहता प्रॉपर्टी डाली हुई है, मालूम नहीं रहता। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सेकंड मैरिज वाले रहते हैं, सेकंड मैरिज रहते हैं और हस्बैंड की वैसेक्टोमी हुई रहती है, या पेशेंट की ट्यूबेक्टोमी हुई रहती है। और फिर ऐसे में प्रेगनेंसी कैसे रहेंगी? नहीं रह सकती, फिर उनको ट्यूबेक्टोमी खोलनी पड़ती है, या फिर आईवीएफ करना पड़ता है। या कुछ पेशेंट रहते हैं जो ओसी पिल्स लेते रहते हैं। अब पेशेंट रहते हैं जो किसी कोई तो भी बताता है कि अरे पीरियड रेगुलर नहीं आए आ रहे, आप ये मालाडी की गोली, मालाइन की गोली, या ओरालजी की गोली खा लो।
फिर वो क्या करते, वो ओसी पिल्स चालू रखते। अपन ने यदि उनको पूछा नहीं तो अपने को समझेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, और वो ओसी पिल्स खाते रहते, इसलिए उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती। अब पीसीओ की लड़कियां रहती, इनको पीसीओ रहता है, पीसीओएस में लड़कियों को ओसी पिल्स देते हैं। अब वो ओसी पिल्स कंटिन्यू करते रहते हैं, और फिर उनको मालूम ही नहीं रहता कि ओसी पिल्स का ले रहे हैं, उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रहे। तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिस्ट्री लेंगे बराबर तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट कोई तो कॉन्ट्रासेप्शन फिर ऑपरेशन करना है। प्रॉपर्टी या गोली तो नहीं खा रही। उसके बाद आपको और इसके कुछ क्या चीजें से देखनी है। रिलेटेड सर? हाँ क्या? पेशेंट को जब हम लोग ऊपर ये से क्या लेकर मेरा नीचे गिफ्ट तक आता है देखते हैं, क्या? कौन सी बोलता है, कौन मेरा बोलता है, गिफ्ट आता है। थोड़ा सा चालू है, माइक माइक ऑफ कीजिए। किसी का माइक चल रहा है, देख लो। तो एक बहुत चीज जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो एक पॉइंट ये है कि किसी किसी को ब्रेस्ट में से सिक्रीशंस होते हैं, जैसे दूध आता है ब्रेस्ट में से, मिल्क सिक्रीशन होते हैं। और प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रहती और पेशेंट को मिल्क सिक्रेशन रहते हैं, वो प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से होते हैं। तो इसलिए आपको देखना है, पेशेंट को पूछना है स्पेसिफिकली, पेशेंट को मालूम ही नहीं रहता कभी कभी, तो स्पेसिफिकली पूछना है कि ऐसा तो नहीं है कि तेरे निप्पल में से मिल्क सिक्रेशन हो रहा है। यदि मिल्क सिक्रेशन हो रहा है तो शायद तेरे को प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। फिर कुछ पेशेंट रहते हैं, वो बोलते हैं मुझे बहुत थकान आती है, बहुत थकान, थकान मतलब ऐसा कि मेरे को लगता है दिन भर सो जाओ, सो के रहो। कोई बोलता है मेरे को बहुत ठंड लगती है, कोई बोलता है मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें थायराइड से रिलेटेड है। थायराइड वालों को क्या होता है, थायराइड जब बढ़ता है ना, टीएसएच, तो टीएसएच बढ़ने की वजह से थकान आती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, और वेट बढ़ता है, स्वेलिंग आता है। जब ये सब चीजें होती है तो थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको यदि मालूम रही तो आपको समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है और इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। अभी और एक पॉइंट समस्या है जो हमारे यहाँ कुछ कुछ लोगों में दिखाई देती है, वो है कंsanguineous मैरिज। कंsanguineous मैरिज का मतलब क्या है मालूम है आपको? शादी जब रिश्ते में होती है, रिश्ते में शादी होती है, जैसे मराठी वाले लोक असतील त्यांना माहिती असेल, आते घरी भाच्यासून म्हणतो आपण, माहिती आहे ना तुम्हाला? मामाची मुलगी करतात की नाही? तर मामाची मुलगी करतात, तसंच काही काही कम्युनिटीमध्ये चुलत भावांबरोबर किंवा चुलत बहिणीबरोबर पण लग्न करतात। एंड दिस इज कॉल्ड एज कंsanguineous मैरिज। कंsanguineous मैरिज में प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे इसमें प्रेगनेंसी एक तो रहती नहीं, और यदि प्रेगनेंसी रही तो बच्चे में डिफेक्ट आते हैं, बच्चे में डिफॉर्मिटीज आती है, बच्चे में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होते हैं। इसलिए ये सब चीजें भी आपको पूछनी है पेशेंट को कि कंsanguineous मैरिज तो नहीं है। फिर अभी जैसे मैंने आपको कुछ चीजें बताई, तो आपको ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इनफर्टिलिटी के केसेस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका इसका ज्ञान थोड़ा सा बढ़े, ताकि आपको इनफर्टिलिटी के पेशेंट सामने जब आती है आपके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आए कि अरे भाई, सर ने मुझे बताया था, देखो सर ने जो बताया था वो मेरे को ये पेशेंट में दिख रहा है, और शायद यही कारण है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। इसको बोलते हैं फ्लैश डायग्नोसिस। अब फ्लैश डायग्नोसिस कैसे होता है? जैसे समझ लो पेशेंट आई आपके सामने, वो पेशेंट का वेट है 110 किलो, ठीक है, 110 केजी, और उसके चेहरे पे पूरा पिंपल्स पिंपल्स है, और यहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ भी दिख रही है अभी, और यहाँ पे नेक पे आप देखो तो काले काले धब्बे दिख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म, एकांथेसिस नाइग्रिकन्स, और ये सब पीसीओ के पेशेंट में दिखता है, मालूम है आपको? पीसीओ के पेशेंट में दिखता है, वेट ज्यादा रहता है, पिंपल्स आते हैं, नेक के ऊपर ब्लैक ब्लैक पट्टे आते हैं, उसको बोलते हैं एकांथेसिस नाइग्रिकन्स, और हेयर ग्रोथ भी आती है। देखो ये फोटो में जैसे दिखाया है वैसे हेयर ग्रोथ आती है। तो ये पेशेंट्स रहते हैं पीसीओ के, उनको रहता है हिर्सुटिज्म। फिर कभी कभी पेशेंट को देख के आपको लगता है कि ये अब जैसे पेशेंट कोई कोई एक लड़का आता है, हस्बैंड आता है, उसकी हाइट रहती है 6 फीट 5 इंच, 6 फीट 6 इंच, 6.5 फीट के रहते हैं, एकदम दुबले। तो उनको देख के आपको लगता है कि ये कुछ तो भी एबनॉर्मल लग रहा है। तो इनको कभी कभी कोई जेनेटिक क्रोमोसोमल सिंड्रोम हो सकता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट दारू पीने वाले रहते हैं लड़के, है ना, दारू पी के आते हैं या स्मोकिंग करके आते हैं, तो अपने को तुरंत समझ में आता है अरे स्मोकिंग का स्मेल आ रहा है, अरे ये दारू पी के आया है। तो ये अल्कोहल लेने वाले जो पेशेंट रहते हैं, स्मोकिंग वाले रहते हैं, इनको बच्चे जल्दी नहीं होती क्योंकि उनको प्रॉब्लम रहता है। और कुछ लोग रहते हैं जो जिम में जाते हैं। जिम में जाना अच्छी बात है, लेकिन जिम में जाके वो इतना उनको ऐसा पैशन हो जाता है कि बॉडी बनाने का, कि वो बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स लेने लगते हैं। स्टीरॉइड्स मालूम है आपको? स्टीरॉइड्स लेते हैं कुछ लोग, जिम में जाके स्टीरॉइड्स लेते हैं।
जो स्टीरॉयड लेने वाले जो लड़के रहते हैं ना, बॉडी तो बहुत अच्छी बनती है उनकी, लेकिन उनका स्पर्म काउंट एकदम कम हो जाता है, और उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। तो ये जिम में जाने वाले लोगों को भी आपको पूछना है कि कहीं वो स्टीरॉयड्स तो नहीं ले रहे। स्मोकिंग वाले, अल्कोहल वाले को भी आपकी तरफ, उनकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है। और ये चीज के साथ साथ ये भी आपको देखना है कि कहीं लड़कियां भी आजकल स्मोकिंग बहुत करने लगी है, तो कहीं लड़कियां भी स्मोकिंग तो नहीं कर रही। क्योंकि लड़कियां यदि स्मोकिंग करती है, यदि अल्कोहल लेती है, तो उनका हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं, स्पेशली स्मोकिंग के कारण ओवरीज का फंक्शनिंग कम हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है कि कहीं लड़कियां, तो आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगी है। आप देखते हो, थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने जाओ तो आपको दिखेगा रास्ते में लड़के कम स्मोकिंग करते, लड़कियां स्मोकिंग करने लगी है। ये बहुत गलत बात है, लेकिन ये हो रहा है। और ये हो रहा है तो उसको आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको मालूम रहनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री मतलब कोई शुगर की प्रॉब्लम है क्या, बीपी की प्रॉब्लम है क्या, थायराइड की समस्या है क्या, ये भी हम पेशेंट को पूछते हैं। और आजकल अपने पास आईवीएफ के पेशेंट आते हैं, सबकी उम्र बहुत ज्यादा रहती है। काफी पेशेंट रहते हैं जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर रहती है। और जैसे 40 साल के ऊपर उम्र हो जाती है ना, तो उनका वेट भी बढ़ने लगता है, और उनको बीपी की समस्या हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम आता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपको मेडिकल हिस्ट्री में ये सब देखना है कि उनको कोई बीपी शुगर तो नहीं है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कहीं उनका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। मुझे पता है, मुझे याद है एक पेशेंट थी मेरी, जिसको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। और जब मैंने उसको चेक किया तो मेरे को उसके पेट पे इतना बड़ा स्कार दिखा, यहाँ से यहाँ तक एकदम बड़ा स्कार दिखा। मैंने बोला, अरे ये कौन सा ऑपरेशन हो गया तेरा? तो बोले, जब मैं 2 महीने की थी, तब मेरे पेट में इंजरी हो गई थी और मेरा ऑपरेशन हुआ था। 2 महीने की थी जब, छोटी सी बच्ची थी। तो उसको क्या हुआ, ये ऑपरेशन की वजह से उसके ट्यूब ब्लॉक हो गए थे, और उसको आईवीएफ करना पड़ा। तो ये सर्जरी की हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कोई पेशेंट रहता है जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कोई पेशेंट रहता है जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, किसी का फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ये प्रेगनेंसी में समस्या या बाधा ला सकती है। तो ये सब चीजें भी आपको मालूम है। जैसे कोई पेशेंट रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, उनका प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए लैप्रोस्कोपी हुई रहती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूब निकाल देते हैं, ट्यूब निकालने के बाद उनको समस्या हो जाती है और उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ये सर्जरी की हिस्ट्री भी आपको मालूम रहेगी, तो आपको समझेगा कि कोई ऑपरेशन की वजह से इसको शायद बच्चे नहीं हो रहे। फिर हस्बैंड की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और हस्बैंड को हम लोग काफी बार कुछ भी नहीं पूछते, लेकिन हस्बैंड को भी उनको देखना जरूरी है, कहीं वो स्मोकिंग तो नहीं करके आए, कहीं अल्कोहल तो नहीं लेके आए। फिर उसके साथ साथ उनको देखना भी जरूरी है कि उनको बहुत ज्यादा ओबेसिटी है क्या, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जिनका ओबेसिटी बहुत ज्यादा रहता है, उन हस्बैंड्स को सीमेन काउंट कम रहता है। अभी और एक प्रॉब्लम है, हस्बैंड्स को जब तुम उनसे हिस्ट्री लेते हो ना, तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, कुछ जो हस्बैंड रहते हैं बहुत चिढ़ जाते हैं एकदम। उनको यदि तुमने कुछ पूछा सवाल, अरे बोले मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को मालूम है मेरे को बच्चे हो सकते हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है, आप मेरे को कुछ को सवाल मत करो। तो उनको आपको थोड़ा सा अच्छे से बात करनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको ईगो रहता है, वो मेल ईगो रहता है कि मेरे को क्यों पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम मेरी वाइफ में। और अपने इंडिया में प्रॉब्लम कैसा है, लोगों को लगता है कि आदमी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम बेचारी महिला में ही है, बेचारी लड़की में ही है। ऐसा नहीं रहता। आजकल तो आदमियों की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और 50 to 60% केसेस में मेल सीमेन का प्रॉब्लम रह सकता है। इसलिए उनको भी अच्छे से बात करके उनकी भी हिस्ट्री लेना जरूरी है। जैसे कि वो कौन से प्रकार का काम करते हैं। कभी कभी जो हस्बैंड्स फैक्ट्री में या फर्नेस में काम कर रहे हैं, गर्म हवा, गर्म जहाँ पे एकदम फर्नेस है, या कोई स्टील प्लांट में काम कर रहा है, तो उसमें उनके टेस्टिस का प्रॉब्लम आके उनका स्पर्म काउंट कम होता है। साथ साथ कोई रहता है जो आर्मी में, जैसे मैंने बताया आर्मी में काम है, और या नेवी में है, या एयरफोर्स में है, या मर्चेंट नेवी में, तो 6 6 महीने तक बेचारे ड्यूटी पे रहते हैं, उसके कारण प्रेगनेंसी नहीं रहती। कोई जो कुछ लोग रहते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, और नाइट शिफ्ट करने के कारण भी उनका प्रॉब्लम रहता है, प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। कुछ लोगों का जॉब ऐसे रहता है कि हमेशा टेंशन में रहते हैं, और टेंशन की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ये सब चीजें हस्बैंड को पूछना भी जरूरी है। साथ ही साथ उनको ये भी पूछना पड़ेगा हस्बैंड को कि कहीं उनको कोई ऑपरेशन तो नहीं, जैसे हम लोग लड़कियों के को पूछते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ है क्या, वैसे लड़कों को भी पूछना है, हस्बैंड को भी पूछना है, कोई मार तो नहीं लगा था, साइकिल चलाते चलाते कोई टेस्टिस में मार लगा था क्या, या फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए कभी कुछ इंजरी हुई थी क्या, या फिर उनको कोई ऑपरेशन हुआ था क्या, हाइड्रोसिल का, हर्निया का। ये सब चीजें भी आपको पूछनी है। और फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, जैसा मैंने बताया, सेकंड मैरिज
होता है। अभी मेरे को एक स्टोरी बताई थी किसी ने कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, और वो बोले हमारे पास आए दिखाने के लिए, और उनका सेकंड मैरिज था। तो सब हिस्ट्री लिया, सब लिया, और फिर बाद में पता चला कि वो जो बड़े स्टार थे, फिल्म स्टार जिनका सेकंड मैरिज हुआ था, उनका ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका था, और वो उन्होंने उनके वाइफ को, सेकंड वाइफ को बताया ही नहीं था। फिर बाद में पता चला कि अरे इस समस्या की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। तो ये सब चीजें भी जानना जरूरी है कि कहीं उनका ऑपरेशन तो नहीं हुआ, या फिर कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है क्या, या हाइड्रोसेल का ऑपरेशन हुआ है क्या। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि जैसे यदि गालगुंडा बोलते हैं ना, मम्स, मालूम है आपको, बाल मम्स होते हैं। तो यदि किसी लड़के को बचपन में मम्स होते हैं, तो ये मम्स की वजह से बाद में टेस्टिस में समस्या आके स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म काउंट नील भी हो सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ मम्स भी लेना भी जरूरी है। तो ये सब चीजें स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको होना चाहिए। और हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, शुगर का प्रॉब्लम है क्या, बीपी का प्रॉब्लम है क्या, ये भी आपको पेशेंट के हस्बैंड को पूछना है। फिर कुछ लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, कांटेक्ट ही नहीं रख पाते। और कुछ पेशेंट रहते हैं जो सीमेंट का सैंपल ही नहीं दे पाते, क्योंकि सीमेंट सैंपल देने के लिए भी उनको टेंशन आ जाता है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो सीमेंट सैंपल दे सकते कि नहीं दे सकते। कुछ पेशेंट को क्या रहता है कि वो सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन वो जब उनको पूछते हैं, अपन सवाल पूछते हैं, तो बोलते हैं अरे मैं तो सीमेंट सैंपल में दे ही नहीं सकता। फिर उनको भी आपको बराबर उसके लिए भी हैंडल करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री का मतलब क्या है? सोशल हिस्ट्री में आता है टोबैको, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। और उसमें ध्यान रखना कि अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग आर वेरी डेंजरस for pregnancy, for infertility. They are the main cause of infertility nowadays. Because, as I told you, even the girls are also taking smoking, and they are also taking alcohol. So because of smoking and alcohol, male partner में and female partner में, दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको, आप लोग सोसाइटी में जब काम करते हो, तो आप लोग नर्स का काम करते हो, तो आपको लोग सुनते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेचर रहता है, स्टेटस रहता है समाज में, आपको एक मान सम्मान मिलता है। तो आपको इस का एडवांटेज लेके लोगों को ये बताना जरूरी है कि देखो, मैं आईवीएफ में काम करती हूँ, मैं देखती हूँ लोगों को कैसे प्रॉब्लम आते हैं, मैंने देखा है लोगों के लाइफ बर्बाद हो गया है स्मोकिंग के कारण, लाइफ बर्बाद हो गया अल्कोहल के कारण। ये, और ये बंद करो, नहीं तो आपको बच्चे होने में दिक्कत होगी। ये सब चीजें आपको यंग जनरेशन को बताना भी है, मतलब आपको समाज सेवा भी करनी है, सामाजिक कार्य भी करना है। जब हम सोसाइटी में जाते हैं, तो यदि आपके कोई रिश्तेदार है या कोई पहचान के है जिनको स्मोकिंग की आदत है, लड़कियां हैं जो आपको बताया स्मोकिंग कर रही है, तो उनको बताना है कि अरे भाई, तू ये सब बंद करने तो तू माँ नहीं बन पाएगी, तू कभी ना माँ नहीं बन सकती यदि तूने स्मोकिंग किया। तो ये सब चीजें बताना भी बहुत जरूरी है। और ये जब हम बताएंगे, तो ये एक सामाजिक कार्य है, जो अगली पीढ़ी जो है, जो यंग जनरेशन है, जिनको कभी कभी वो बहकावे में आ जाती है, फ्लो में चली जाती है, कभी कभी फ्रेंड्स के कारण या पीयर प्रेशर के कारण ये सब चीजें करने लगती है। तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ये काम भी अपने को साथ साथ करना है। अभी साथ में आपको, जैसे पेशेंट को कोई एलर्जी है क्या, अस्थमा है क्या, कोई दवाई का प्रॉब्लम है क्या, ड्रग की एलर्जी है क्या, कोई वैक्सीन लिए है क्या, ये सब चीजें भी पूछना जरूरी है। फिर एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछना भी है और उनको बताना भी है, वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं, तो मुझे एक बात एकदम स्पेसिफिकली ध्यान में आती है कि किसी को पूछो ना आप कि आप एक्सरसाइज करते हो क्या, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं करती थी लेकिन मैंने अभी बंद कर दिया। सब जन यही बताते, मैं करती थी, एक्सरसाइज तो करती थी लेकिन बंद कर दिया। अरे, एक्सरसाइज करते ही नहीं। और इतने कम लोग हैं जो एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं, और मैक्सिमम लोग सिर्फ बताते हैं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन करते ही नहीं। तो एक्सरसाइज और डाइट का इंपॉर्टेंस प्रेगनेंसी रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको ये बताना है कि आप स्मार्ट अप्रोच से एक्सरसाइज कीजिए। स्मार्ट अप्रोच मतलब क्या, मालूम है आपको? स्मार्ट अप्रोच मतलब क्या है? कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं नहीं, अभी मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, मैंने डाइटिशियन का क्लास लगाया, ये क्या वो क्या, अब मैं 20 किलो वजन कम करूंगी। लेकिन ये जब 20 किलो वजन कम करते हैं ना, तो इनका वजन जब एक एक महीने में 20 किलो कम होता है, तो 2 महीने में 40 किलो बढ़ जाता है।
क्योंकि ये जो कुछ भी करते हैं ना, ये तुम जिंदगी भर नहीं कर पाते। जिंदगी भर तुम कोई दूसरा डाइट जो रहता है वो डाइट नहीं ले सकते, तुमको अल्टीमेटली सब्जी रोटी दाल चावल ही खाना पड़ता है जिंदगी भर। तो इसलिए उनको बताना है कि आपको सिर्फ 5% वेट कम करना है। कितना कम करना है? 5%। मतलब यदि 80 किलो का वजन है तो 4 किलो कम करना है। 60 किलो वजन है तो 3 किलो वजन कम करना है। उनको टारगेट क्या देना है? आप सिर्फ 2 महीने में आप 4 किलो वजन कम करके आओ मेरे पास। उनको ये नहीं बताना है कि आपको 20 किलो वजन कम करना है, क्योंकि वो 20 किलो वजन कम करेंगे 40 किलो बढ़ा के आएंगे। 80 का 60 होगा और फिर 100 हो जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या है? स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। उनको टाइमिंग देना है। उनको बोलना है कि आप 30 मिनट्स का वॉक करो रोज। डाइट में आप लोग प्रोटीन ज्यादा खाओ, मीठा कम खाओ, तली हुई चीजें बंद करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, और पड़ेगा। और देखो, आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत पेशेंट है जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से प्रेगनेंसी रह जाती है। कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ उनको यदि इंपॉर्टेंस समझ में आए कि डाइट कैसे लेना है और एक्सरसाइज कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आजकल की समस्या ये हो गई है कि सब लोग फास्ट फूड वाले हो गए है ना। सब लोग बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ये सब खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, और घर की चीज, बनी हुई चीज कोई नहीं खाता। और उसकी वजह से जो मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। फैमिली हिस्ट्री भी लेनी है। कहीं फैमिली में डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम समस्या, कोई मेंटल रिटार्डेशन वाला बेबी तो नहीं है, या घर में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई साइकेट्रिक बीमारी है, किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या किसी को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है फैमिली में। ये फैमिली हिस्ट्री भी लेनी है। तो जैसे मैंने बताया, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, है ना। बताया ना मैंने आपको। पहले क्या बताया? डिलीवरी के बारे में बताया, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बताया। फिर मैंने बताया मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पीरियड के बारे में। फिर मैंने बताया सोशल हिस्ट्री, मतलब स्मोकिंग अल्कोहल के बारे में। फिर मैंने बताया एक्सरसाइज और डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर मैंने बताया सर्जिकल हिस्ट्री, कोई ऑपरेशन हुआ है क्या। फिर मैंने बताया मेडिकल हिस्ट्री, जैसे शुगर डायबिटीज वगैरह कुछ है क्या। और मेल पार्टनर की हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेल पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम है क्या, इरेक्शन का प्रॉब्लम है क्या, ये भी पूछना है। वो कहाँ काम कर रहे हैं वो भी पूछना है। उसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं। जैसे कोई पेशेंट रहता है, वो बेचारा थका हुआ आपके क्लिनिक में आता है, और वो बहुत आशा लेके आता है। वो बोलता है, सिस्टर, मैं आपके पास आया हूँ, आपके क्लिनिक में आया हूँ, बहुत अपेक्षा से आया हूँ, बहुत आशा से आया हूँ, और मुझे यहाँ से बच्चा चाहिए। मेरे 3 IVF हो चुके हैं, एक भी बार मुझे प्रेगनेंसी नहीं रही। मेरे 4 IUI हो गए, मेरे पास प्रेगनेंसी नहीं रही। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या हुई है। उसको ट्रीटमेंट हिस्ट्री, जैसे आईयूआई हुआ है तो आईयूआई कितनी बार हुआ है, आईवीएफ हुआ है तो आईवीएफ कितनी बार हुआ है, फिर आईवीएफ में इंजेक्शन कौन से लगाए थे, क्या लगाए थे। साथ साथ आपको ये भी पूछना है कि उनका ट्यूब टेस्ट हुआ है क्या, उनका लेप्रोस्कोपी हुआ है क्या, उनकी ब्लड टेस्ट हुई है क्या, और उन्होंने कौन सी दवाई का ट्रीटमेंट किया है। जैसे पीआर साइकिल डायमीटर कोर्स बोलते हैं, डायमीटर कोर्स में दवाई देते हैं, तो दवाई की ट्रीटमेंट की है कि आईयूआई किया है कि आईवीएफ की है। तो ये सब चीजें आपको पूरा डिटेल में जानकर लेनी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि प्लानिंग क्या करना है आगे। वो डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे, लेकिन उनको दिशा दिखाने का काम आपको करना है। अभी ये देखो, ये एक फोटो मैंने इंटरनेट से लिया है। ये जो एक औरत है जिसने ये फोटो अपने बच्चे का डाला है, और उसने क्या बोला मालूम है? उसने बोला कि ये बच्चा जो हुआ, ये बच्चा मेरे को हुआ 1616 इंजेक्शन लगाने के बाद। कितने इंजेक्शन लगाने के बाद? 1616 इंजेक्शन लगाने के बाद। और उसने फिर क्या किया? ये पूरे 1616 इंजेक्शन इसमें लगा दिए, देखा आपने? ये पूरे इंजेक्शन लगा दिए। और फिर उन्होंने बोला कि इतने इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे प्रेगनेंसी रही है। तो देखो, पेशेंट्स कितने बेचारे परेशान रहते हैं, और कितना वो लोग, मतलब कितना सफर करते हैं। और दे आर सफरिंग बिकॉज दे आर एक्चुअली हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम। इतनी समस्या रहती है, तो आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर लेना जरूरी है, क्योंकि हजार हजार इंजेक्शन लगा के बेचारों को बच्चे होते हैं, है ना, होते हैं ना। अपन ही तो कितने इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट्स को। तो इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छे से आप उनकी केयर लो, अच्छे से उनकी समस्या का हल करो, उनकी पूरी जानकारी अच्छे से लो, ताकि वो अच्छा उनका मूड रहे,
और उनको आपके पास आने से पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी ने बोला है ना, क्या खूब ही होता अगर दुख रेत के होते, क्या खूब ही होता अगर दुख रेत के होते, मुट्ठी से गिरा देते, पैरों से उड़ा देते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुख इतने आसान नहीं है, वो रेत के नहीं होते। जिनको दुख होता है ना, जिनको बच्चे नहीं होते, वही जानते हैं कि वो कौन से कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका काम है उनका एम्पति रख के उनकी केयर करना और अच्छे से करना। अभी उसके बाद टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन की भी हिस्ट्री लेना जरूरी है कि कौन से टेस्ट हुए। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि टेस्ट कौन से रहते हैं, उसकी पूरी लिस्ट मालूम रहनी चाहिए। और साथ साथ कौन से टेस्ट हुए हैं और उसकी रिपोर्ट क्या है वो भी लिखना जरूरी है, डेट के वाइज। जैसे थायराइड की रिपोर्ट कब किया है, एएमएच की रिपोर्ट कब की है, एफएसएच कब किया है, एलएच कब किया है, वो रिपोर्ट्स पूरे डेट के हिसाब से लिखना जरूरी है। और फिर आप बोल सकते हैं कि अरे ये टेस्ट तो मुझे दिख ही नहीं रही, ये टेस्ट तो सबसे, एएमएच किया है क्या, अरे इमेज नहीं किया, एएमएच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप पूछ सकते हो एफएसएच किया है क्या। जो भी टेस्ट है सब टेस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। जो बेसिक टेस्ट रहती है और हार्मोन की टेस्ट रहती है। बेसिक टेस्ट मतलब हीमोग्लोबिन कितना है, थायराइड कितना है, एलएफटी के एफटी क्या है। और हार्मोन की टेस्ट मतलब एएमएच, एफएसएच, थायराइड, ये सब हार्मोन की टेस्ट हो गई। ये टेस्ट की भी जानकारी आपको रहनी या चाहिए। या या इथे बसा. कौन बोलता है? सीमेन की टेस्ट भी करना जरूरी है और सीमेन की रिपोर्ट भी जानना जरूरी है, क्योंकि सीमेन के कभी कभी क्या रहता है, पेशेंट के सब रिपोर्ट नॉर्मल रहते हैं और हस्बैंड सीमेन की टेस्ट करते ही नहीं है। हस्बैंड बोलते हैं मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेस्ट नहीं करूंगा। तो हस्बैंड की सीमेन की टेस्ट करोगे तो रिपोर्ट आएगा नील काउंट। नील काउंट आके फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो हस्बैंड में है। तो इसलिए सीमेन टेस्ट भी करना जरूरी है। फिर पेशेंट की जो ब्लड टेस्ट होती है उसके बाद सोनोग्राफी करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्यूब टेस्ट करते हैं, है ना, ट्यूब टेस्ट करते हैं। और फिर किसी किसी को लेप्रोस्कोपी भी होती है और कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं। ये सब टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देखने के बाद वो रिपोर्ट को नोट करना है। कौन सी टेस्ट हुई है वो लिखना है, कौन सी टेस्ट नहीं हुई है वो लिखना है। और इतना करने के बाद आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। मतलब पहले पूरा लोगों को ग्रीट करना, फिर उनके बाद उनसे जनरल बातें करना, फिर उनकी जानकारी लेना शुरू करना। उसमें पहले जैसे मैंने बताया आपको पूरी हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री के बाद उनके टेस्ट कौन से हुए वो देखना। फिर उनसे ऑपरेशन कौन से हुए वो देखना। और ट्रीटमेंट क्या हुई है वो भी देखना। और ये सब नोट करने के बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मतलब हिस्ट्री कैसे लेना ये आपको अभी पता चल गया है। और जब आप हिस्ट्री पूरी लेते हो उसके बाद यू क्लोज द कंसल्टेशन, इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ कंसल्टेशन। फिर आप पेशेंट को फिर से बोलना कि अभी हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, मैंने आपका पूरा जो हिस्ट्री है वो नोट कर लिया है। फिर से एक बार उनको पूछना है बराबर है ना ये सब आपने बताया, ऐसे ऐसे है, फिर से कुछ आपने मिस तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ बताना भूल गए। उनको फिर से एक बार याद दिलाना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है ना। उसके बाद उनको बोलना है कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से हिस्ट्री दिया। और उनको बोलना है आपको बेस्ट ऑफ लक। और फिर आपको उनको बोलना है कि आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको चेकअप करेंगे। तो ये है पहला पार्ट, जिसमें हम लोग पेशेंट को थैंक यू बोलते हैं और उनको गुड लक देते हैं। लेकिन यहाँ से एक्चुअली ट्रीटमेंट हमारी शुरू होती है। तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो अभी तो हमने शुरुआत की है। और जो मैंने आपके 2 क्लासेस लिए, वो 2 क्लासेस मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप काफी सारी जानकारी दे दी है। पहले मैंने आपको आईवीएफ के बारे में बताया, आईवीएफ का सेटअप के बारे में बताया, पहले क्लास में आपको बताया कि आईवीएफ कैसे करते हैं, आईयूआई कैसे करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बताया, ताकि आपको पता चले कि पेशेंट किस प्रकार के रहते हैं और किस प्रकार से उनको क्वेश्चंस पूछ के उनकी समस्या का हल उनको देना है। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे उसमें आपको इन ओपीडी में क्या क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में बताएंगे। फिर आपको आईवीएफ के प्रोसेस कैसे करना वो बताएंगे। फिर आपको रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बताएंगे कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करना है, फॉर्म्स कैसे भरना है, कंसेंट कैसे लेना है। और आखिरी में जो अभी और 4 आपके टॉक्स होंगे और 4 लेक्चर्स के बाद आखिरी में आपको पद्मरेखा मैडम काउंसलिंग के बारे में जो बताने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पेशेंट को एम्पथी से जैसे कैसे उनको हैंडल करना वो आपको सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सबने अच्छे से मेरी बात सुनी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी।
कुछ चीजें आपको नई भी पता चली होगी, जो नई है, जो आपको मालूम नहीं है, ऐसे भी पता चली होगी। तो कुछ किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। असमी कोई है यस सर। क्वेश्चंस? क्विकली अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें भी आपको रिप्लाई ऑन एंड ऑफ जब भी डॉक्टर्स को टाइम मिलेगा वो लोग रिप्लाई दे देंगे। हाँ, वो भी अभी अच्छी इस है। सेशन से रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन कोई किसी को पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, या फिर चैट बॉक्स में टाइप करना नहीं आता है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई है जिसको कुछ बात करनी है, किसी को कुछ आपके कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है। आप कुछ शेयर भी कर सकते हो, आपके कुछ एक्सपीरियंस होंगे तो आप शेयर कर सकते हो। अच्छा लगा आज का क्लास आपको? यस सर। काफी चीजें समझ में आई? यस सर। तो आपको अभी समझ में आया कि अप्रोच कैसा रहना चाहिए, है ना? पेशेंट को कैसे आगे जाना है, शुरुआत कैसे करनी है, हिस्ट्री यस कैसे करनी है। ये तो शुरुआत है। अभी तो अभी तो पेशेंट को रिक्रूट किया है अपन ने। अभी तो पेशेंट को सर। हमने ये सोचा है कि पेशेंट को अभी ट्रीटमेंट शुरू करना है, फिर ट्रीटमेंट एक्चुअल शुरू होगी। रुबेला इंजेक्शन घेतल्यानंतर 3 महिने प्रेग्नेन्सी घ्यायची नाहीये का? हा बरोबर आहे नाहीये. बरोबर आहे। रुबेला इंजेक्शन घेतल्यानंतर 3 महिने प्रेग्नन्सी राहायला नको, म्हणून पेशंटला आता काय होतं, पुष्कळदा ते कुठेतरी इंजेक्शन लावून घेतात, त्यांना माहितीच नसतं की रुबेला इंजेक्शन लावल्याने प्रेग्नन्सी ठेवायची असतं. त्यांना सांगायचं की 3 महिने, कमीत कमी 2 महिने, पण 3 महिने सांगायचं की 3 महिने प्रेग्नन्सी ठेवू नका, रुबेला आणि इंजेक्शन. इंजेक्शन पण देतो ना आपण. समजलं? पण सर का का हे पहा कसं आहे की कुठलेही इंजेक्शन जेव्हा तुम्ही लावता, ते रुबेला हे वॅक्सिन आहे, बरोबर आहे ना? तर वॅक्सिनला चा इफेक्ट तुमच्या बॉडीवर होत असतो. तुम्ही त्या वॅक्सिन मध्ये तुम्ही ऍक्च्युली काय करता? आता पोलिओचं वॅक्सिन देतो, तर पोलिओचं तुम्ही ड्रॉप्स टाकता. तो पोलिओचे ड्रॉप्स म्हणजे काय असतात? ते पोलिओचं प्रतिकार शक्ती वाढवणारे औषध असतं. म्हणजे त्यामध्ये पोलिओचेच ड्रॉप्स असतात, जे तुम्हाला पोलिओपासून संरक्षण देतं, कारण तुमच्या बॉडीमध्ये त्याच्या अँटीबॉडीज तयार होतात. बरोबर आहे की नाही? तर रुबेला वॅक्सिन घेतल्यानंतर तुमच्या बॉडीमध्ये त्याच्या अँटीबॉडीज तयार होतात, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामधनं संरक्षण मिळतं, प्रोटेक्शन मिळतं. पण सुरुवातीला जर तुम्ही त्याच पिरियडमध्ये त्या इंजेक्शनचा असर जेव्हा सुरू असतो, तेव्हा तुम्ही जर प्रेग्नन्सी ठेवली, तर प्रेग्नन्सीवर रुबेलाचा परिणाम होऊ शकतो आणि प्रेग्नन्सीवर त्याचा दुष्परिणाम होईल. म्हणून प्रेग्नन्सी सुरुवातीला ठेवायची नाही. समजलं का? ते वॅक्सिन आहे ना. वॅक्सिन म्हणजे काय असतं माहिती आहे ना तुम्हाला? वॅक्सिन मध्ये तुम्हाला जे प्रॉब्लेम आहे त्या प्रॉब्लेमलाच आतमध्ये सोडतात, की जेणेकरून तो लो डोस मध्ये सोडतात, की जेणेकरून तुम्हाला त्या बॉडीला त्याच्याबद्दल रेजिस्टन्स होईल आणि पुढे जाऊन जर तुम्हाला रुबेला झालं तर तुमची बॉडी त्याला प्रतिकार करेल. प्रतिकार शक्ती वाढवायचं वॅक्सिनचं काम असतं आणि म्हणून ते वॅक्सिन प्रेग्नन्सी मध्ये द्यायचे नसतात. ठीक है सर। अभी आ, इतना टफ भी नहीं था। जो लोग लिख रहे हैं हिंदी में बताइए। बहुत सीधी सादी बात थी। सर अभी कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, जो भी होगा हम लोग व्हाट्सएप पे अगर इनको कुछ पूछना हुआ तो वी विल हैंडल दैट। यस यस, और इसका रिकॉर्डिंग भी अपन बाद में इनको दे देंगे. यस सर। यस सर। पहिल्याचं रेकॉर्डिंग पाहिजे ना. पहिला क्लास हाँ आपण हाँ। चला, थँक्यू. जी भेटू आपण. चला, थैंक यू बाय सर। यस बाय. थँक्यू. थँक्यू.